ओके, आफ्टर दिस लेट अस टॉक अबाउट अनदर ईयर दैट इज 1958। इसके बाद हम अगले ईयर की बात करते हैं 1958 की। तो 1958 भी इंडिया के लिए काफ़ी एक हिस्टोरिकल ईयर रहा है, क्योंकि इस ईयर में भूटान ने क्या किया था, भूटान ने रोड बिल्डिंग कॉन्ट्रैक्ट इंडिया को दे दिया था। ठीक है, जो कहाँ से कहाँ तक था, जो भूटान की जो कैपिटल है थिम्पू, वहाँ से लेके जो इंडियन साइड है वहाँ तक वो था, यानी कि इंडिया को इससे बेनिफिट होने वाला था। तो 1958 में क्या होता है, भूटान गेव द रोड बिल्डिंग कॉन्ट्रैक्ट ऑफ 500 किलोमीटर हाईवे लिंकिंग थिम्पू टू इंडियन साइड। ठीक है, 500 किलोमीटर का अपने पास एक जो है रोड का बिल्डिंग का कॉन्ट्रैक्ट हमारे पास आ जाता है। ठीक है, रोड को बनाने का। अब उसके बाद हमारे जो प्राइम मिनिस्टर नेहरू साहब थे उस समय पे, वो क्या करते हैं, वो अपनी फर्स्ट विजिट करते हैं कहाँ पे, भूटान पे। कहाँ पे, भूटान में। अब भाई सीधी सी बात है कि भाई अगर कोई स्ट्रॉन्ग कंट्री का प्राइम मिनिस्टर दूसरी कंट्री में जाएगा, ठीक है, तो वो कुछ ना कुछ फाइनल असिस्टेंस भी देगा। ठीक है, तो वहीं से शुरुआत होती है किसकी, फाइनल असिस्टेंस की। तो इंडिया स्टार्टिंग प्रोवाइडिंग फाइनेंशियल असिस्टेंस टू भूटान 5-year प्लान। अच्छा, ऐसा नहीं कि नेहरू साहब ने एकदम जैसे विजिट की और ये मतलब अनाउंस कर दिया, ये एक्चुअली में कन्वेंशन चल रहा था ब्रिटिश टाइम से। तब ब्रिटिश इंडिया और भूटान के बीच में जो ट्रीटी हुई थी ना, तो उस समय पे भी ब्रिटिश ने क्या किया था, ब्रिटिश ने फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड किया था किसको, भूटान को। तो सेम काम किसने किया, नेहरू ने किया। नाउ 11th, अगर हम 11th 5-year प्लान की बात करें, किसकी, 11th 5-year प्लान की, तो उसमें 5,000 करोड़ रुपए इंडिया द्वारा दिए गए। ठीक है, किसको, भूटान को। अब 5,000 करोड़ तो बहुत बड़ी वैल्यू है। अब आपके माइंड में एक डाउट आ रहा होगा कि सर इंडिया को भूटान को 5,000 करोड़ रुपए देने की क्यों जरूरत पड़ी। अब मुझे एक बात का जवाब दो भाई, इंडिया के नेबर कौन कौन है। ठीक है, नेपाल हो गया, भूटान हो गया एक साइड में, अब उनकी दूसरी तरफ क्या है, चाइना है। अब मान लो चाइना की जो फ्रेंडशिप है वो नेपाल के साथ भी स्ट्रॉन्ग हो जाती है और वो भूटान के साथ भी स्ट्रॉन्ग हो जाती है। तो प्रॉब्लम क्या होगी, प्रॉब्लम ये होगी कि हमारे जो नेबर है ना, नेबर में चाइनीज़ का जो है ना वो डोमिनेट हो जाएगा, वो डोमिनेट करना स्टार्ट कर देंगे। तो जैसे भी आप देख रहे हो ना, इंडिया और पाकिस्तान का जो इशू चल रहा है, आए दिन कोई ना कोई पाकिस्तान से इंडिया में आतंकवादी आते रहते हैं, है ना, कितनी कैजुअलिटी होती है, बहुत लॉस होता है ना। मिलिट्री में हमने वहाँ पे डिप्लॉय कर रखी है जम्मू कश्मीर में। अब सेम काम हमारे जो बॉर्डर वाले एरिया हैं, ठीक है, जैसे नेपाल के साथ जो बॉर्डर लगता है और भूटान के साथ जो बॉर्डर लगता है, वहाँ पे भी ये प्रॉब्लम हो सकती है। तो हमें क्या करना है, हमें अपने नेबर्स को स्ट्रॉन्ग बनाना है भाई। अगर वो मजबूत रहेंगे, ठीक है भाई, पैसा दे दो। हालांकि ये बहुत छोटा सा अमाउंट है, 5,000 करोड़ हमारे लिए क्या है, एक छोटा सा अमाउंट है, लेकिन इससे कम से कम हमारी जो सिक्योरिटी है ना, सामने वाले बंदे का ट्रस्ट बना रहेगा। उसका ट्रस्ट बना रहेगा हमारे इंडिया में, तो वो चाइना की तरफ देखेगा नहीं। जब वो चाइना की तरफ देखेगा ही नहीं, तो वहाँ से जो हमने अपनी कंट्री को जो डिसएडवांटेज होने वाली थी वो कम होती चली जाएंगी। तो ये क्या होता है, ये फॉरेन पॉलिसीज होती हैं। तो जब आप डेवलपमेंट बनोगे ना, तो तब ये चीज़ें समझ में आती है। तो कई बार हम क्या होते हैं, इमोशनल हो जाते हैं कि सर ये 5,000 करोड़ रुपए क्यों दे दिए, क्या जरूरत थी। अरे भाई, अपने जब तक पड़ोसियों को आप स्ट्रॉन्ग नहीं बनाओगे, ठीक है। और मैंने देखा है हमारी कोचिंग इंडस्ट्री में भी, मतलब हालांकि बहुत कम है, जैसे कुछ डायरेक्टर ऐसे होते हैं कि वो अपने प्रॉफिट का काफ़ी पार्ट फैकल्टी को दे देते हैं। उनका कहने का मतलब ये कि हमारा जो बिजनेस है वो फैकल्टी ही तो चला रही है ना। अगर आप अच्छे से मतलब सर्वाइव कर जाओगे तो हमारी कोचिंग भी चल पड़ेगी, है ना। इसलिए आप देखोगे सिविल सर्विस की जो कोचिंग होती है इसमें काफ़ी पैसा पे किया जाता है, क्योंकि यहाँ पे एक एक जो सिलेक्शन होता है वो काफ़ी मैटर करता है। तो आप हर किसी को स्ट्रॉन्ग बनाओ, जो आपके कॉन्टैक्ट में है, ठीक है, उसको आप क्या करो, स्ट्रॉन्ग बनाओ। अब इसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट ईयर की, 1960 की, और इसमें हम स्पेशली बात करना चाहेंगे प्रोजेक्ट डंडक के बारे में। और ये एक्चुअली में दिया गया था किसको, बीआरओ को। बीआरओ क्या है, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन है, बेसिकली में ये रोड बनाती है। अब ये रोड कहाँ पे बनाएगी, जो बॉर्डर के एरिया है, जैसे लेह है, वहाँ पे ये रोड जो बनी हुई है वो इन्होंने बनाई है। नेपाल के साथ, भूटान के साथ जो एरिया लगते हैं वहाँ पे ये क्या करते हैं, रोड बनाते हैं। तो इसी तरह से जो पारो एयरपोर्ट है, ठीक है, पारो जो एयरपोर्ट है ये कहाँ पे है, ये भूटान में है। तो इसको भी किसने बनाया है, इसको भी आपका जो है बीआरओ ने डेवलप किया है, इंडिया ने डेवलप किया है। इसके बाद हम आते हैं अपने नेक्स्ट ईयर पे, दैट इज 1967। तो ये पे आपको पूरी पूरी जो है हिस्टोरिकल बैकग्राउंड बता रहा हूँ यहाँ पे।
अब 1967 में क्या होता है, इंडिया भूटान को जो है वो सपोर्ट करता है किसमें, हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट में। किसमें, हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट में। अब आप किसी को सपोर्ट करोगे तो भाई आप पैसे भी दोगे। अभी तो प्रोजेक्ट ऐसा तो है नहीं कि भाई पूरा का पूरा इंडिया फाइनेंस कर देगा। तो इंडिया ने क्या किया, इंडिया ने कहा कि भाई हम एक काम करते हैं, हम आपको 60% तो क्या दे देंगे, ग्रांट दे देंगे, और 40% हम क्या दे देंगे, आपको लोन दे देंगे। ठीक है, कुछ जैसे अपने इंडिया में यूजीसी है ना, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, वो ग्रांट देती है यूनिवर्सिटीज़ को कि भाई ये आपको जो भी रिसर्च करनी है उसके लिए ग्रांट आपको दे दी गई है। इसी तरह से जो भी प्रोजेक्ट चलेगा उसमें 60% क्या रहेगा, ग्रांट रहेगा, और 40% हमारे पास क्या रहेगा, लोन रहेगा। अच्छा, इसके साथ साथ इंडिया एक बात और कहता है, इंडिया कहता है कि हम आपको टेक्निकल असिस्टेंस भी प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, अगर आप इसको हाइड्रो प्रोजेक्ट को अगर बनाने में कोई प्रॉब्लम आ रही है तो हमारी इंडिया में जो कंपनी है वो इसको बना देंगी। तो टेक्निकल असिस्टेंस कौन प्रोवाइड करेगा, आपका इंडिया की तरफ से ये प्रोवाइड किया जाएगा। अब मान लो ये हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट चल गया, ठीक है, अब चल गया तो बिजली खरीदेगा कौन, भाई बिजली तो इंडिया को खरीदनी पड़ेगी ना, क्योंकि नेपर में तो इंडिया है, अब चाइना तो खरीदेगा नहीं जो है, चाइना और भूटान का तो कंपैरिजन कर ही नहीं सकते हैं। तो इंडिया ने क्या कहा, इंडिया ने कहा कि भाई हम आपको 99 ईयर्स के लिए बाई बैक ऑफर दे रहे हैं। ठीक है, मतलब हम आपकी पूरी हेल्प करेंगे, आप सेटअप करो पूरा का पूरा, और इसके साथ साथ 99 साल तक हम आपसे क्या करेंगे, बिजली खरीदेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। ये उस समय पे कहा गया था। अब ये हमें जो हिस्टोरिकल, अगर आप देखोगे ना, जो मैंने आपको अभी तक यहाँ पे हिस्टोरिकल चीज़ें मैंने आपको बताई हैं, इनसे एक चीज़ साफ नजर आ रही है। मैंने आपको नेपाल भी पढ़ाया, भूटान भी पढ़ाया। तो नेपाल का जो इशू था ना वो थोड़ा सा अलग था, और भूटान का जो इशू है वो अलग है। नेपाल का जो इशू है उसमें मेन इशू कहाँ पे आता है, एक तो डैम में इशू आ रहा है, दूसरा मधेशी इशू काफ़ी चल रहा है वहाँ पे, और तीसरा क्या है कि नेपाल की सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी। मतलब वहाँ पे पॉलिटिकल अनस्टेबल है, मतलब पीएम जो है एक साल में कई बार ऐसा होता है 2-2, 3-3 पीएम बदल जाते हैं नेपाल में जो है। तो उसका जो सीन है वो अलग है। लेकिन भूटान जो है ना, भूटान की जो हिस्ट्री अगर आप देखोगे ना, इसके जो रिलेशन रहे हैं वो बहुत बढ़िया रहे हैं। भूटान के, इंडिया और भूटान के जो रिलेशन है वो एज़ कम्पेयर टू नेपाल काफ़ी अच्छे रहे हैं।